के शो में। ईडन हाउसिंग स्कैंडल, 11,000 मुतासरीन पस्से पर्दा, हकाएक बेनकाब। जाली एनओसी पर बीएमडब्ल्यू की दरामद, सरबरा ईडन हाउसिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असासों की मुतासरीन में तकसीम का तरीक़ाकार, क्या मुतासरीन को काबिले कबूल? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज बड़ा इंपॉर्टेंट और संगीन नौयत का मामला जिसका ताल्लुक है ईडन हाउसिंग के इफेक्टिव्स से। मामला सबजुडिस भी है, लिहाजा जो फेट ऑफ द केस है, यानी केस में क्या होना है, आगे किस तरह से बात बढ़नी है, हम इससे ज्यादा इस बात पर जरूर फोकस करेंगे कि किस तरीके से ये मुतासरीन जो हैं इनके साथ मुबैना तौर पर एक फ्रॉड हुआ। नैब की काविशें अब तक क्या रही हैं, जो ईडन के मालिकान हैं उनको गिरफ्तार करने से लेकर पाकिस्तान लाने तक के लिए काविशें क्या रही हैं, उनका नाम ईसीएल में डालने के लिए यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए नैब की क्या काविशें या कोशिशें रही हैं, और नैब की तरफ से या नैब को मौसूल होने वाली प्ली बारगेन की जो दरख्वास्त है ईडन के मालिकान की तरफ से, वो भी आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे। और मैं प्रोग्राम स्टार्ट उसी प्ली बारगेन की दरख्वास्त से करूंगा, जिस प्ली बारगेन की दरख्वास्त में जिसकी डेट है जी 18 दिसंबर 2018, यानी कुछ ही दिन कबल ये प्ली बारगेन की दरख्वास्त जो है वो आई है सामने। और इसमें जो अगर मैं पूरी पढ़ के आपको, क्योंकि बड़ा एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है ये, जिसके मुताबिक रिक्वेस्ट की है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली बारगेन ऑफर अंडर द प्रोविजन ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999 बाय डॉक्टर मोहम्मद अमजद, the CEO of Eden Housing Limited and its marketing firm Eden Housing Developers। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 12.98 अरब रुपए, तकरीबन 13 अरब रुपए की ये जो प्ली बारगेन जो है ये इन्होंने कहा है कि हम करने को तैयार हैं, जिसके सिलसिले में डाउन पेमेंट 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए होगी, और इसके बाद 3 साल के अरसे के दौरान हम बकिया रकम नैब को वापस करेंगे या मुतासरीन को वापस करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एसेट्स के चार्ट्स हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना यहां पे कि ईडन के जो मालिक हैं उन्होंने ये जिक्र किया है कि उनका ताल्लुक है अपने बिजनेस से सोलली, ना उनके 2 बच्चों का ताल्लुक है ना उनकी बीवी का ताल्लुक है। और इस डॉक्यूमेंट में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस के अंदर ईडन रेजिडेंशिया का जिक्र किया है, ईडन आबाद का जिक्र किया है, ईडन गार्डन एक्सटेंशन का जिक्र किया है, ईडन गार्डन्स का जिक्र किया है। उसके अलावा उन्होंने ईडन लेन विलास 2 रेजिडेंशियल, ईडन विलास फैसलाबाद, ईडन सिटी का जिक्र किया है, और अपने टोटल आउटफ्लोज और इनफ्लोज को निकाल के जो नेट प्रोसीड्स उन्होंने बताया जो उनको एक्सपेक्टेड है आने के, वो 20 अरब रुपए के उन्होंने जिस वक्त कहा जी हैं, और उसमें 13 अरब रुपए वो वापस करने को तैयार है। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने हम रखते हैं, क्योंकि जो उन्होंने इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट में बात की है कि एक तो उनकी तरफ से कहा गया है कि it is requested that the applicant and his family may be allowed to come to Pakistan so that the task can be undertaken। यानी उन्होंने पाकिस्तान आने की कहा है जी कि उनको उनकी फैमिली समेत पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए ताकि वो इन एसेट्स को बेच सके और इनको बेचकर मुतासरीन का पैसा वापस कर सकें। ये 18 दिसंबर को नैब को मौसूल होने वाली प्ली बारगेन की एप्लीकेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ नैब से मांगी है, जिसका पैराग्राफ नंबर 8 अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि दैट आवर मेन रिलायंस इज ऑन ईडनाबाद कमर्शियल एरिया व्हिच इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बिफोर एलडीए। Once it is approved and some development activities are carried on that site, we assure you that cash flows would start to enhance our trust with the Bureau. NAB may help us getting various approvals of Edenabad and Eden Gardens from LDA and other government departments. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त नैब में उन्होंने प्ली बार्गेन के अलावा ये भी की है कि उनको ईडनाबाद के हवाले से जो अप्रूवल्स लेने एलडीए से, उन अप्रूवल्स के सिलसिले में नैब उनकी मदद करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने पाकिस्तान आने की दरख्वास्त की है, उन्होंने नैब को कहा है जी कि आप एलडीए से हमारे अप्रूवल में हमारी मदद करें, फिर हम रकम वापस करेंगे। और उन्होंने साथ में यह जरूर लिखा है कि 50 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट में वो 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इस वक्त कैश इनफ्लोस का मसला है और वो इस वजह से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते।
डॉक्टर अमजद के हवाले से कुछ और हकाइक भी आज के प्रोग्राम में बेनकाब होंगे। उनकी जानिब से एक गाड़ी खरीदी गई और तमाम मामला जो है इस वक्त वो भी आपको डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन क्योंकि बात प्ली बार्गेन की हो रही है और इस पर मुतासिरीन का क्या रिएक्शन है ये सुनवाने से पहले चेयरमैन नैब की तरफ से प्ली बार्गेन के बारे में एक बड़ा अहम तरीन बयान दिया गया। उस अहम तरीन बयान में चेयरमैन नैब ने जो सी थी कल ही प्ली बार्गेन के बारे में, जिसका आज हम आपको एप्लीकेशन दिखा रहे हैं मुल्जिम की तरफ से, अक्यूज की तरफ से। तो लेट्स हियर दिस कि चेयरमैन नैब ने प्ली बार्गेन के बारे में क्या कहा था कल के रोज। प्ली बार्गेन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके फ़वाइद भी हैं। कुछ लोग जब इस ये बयान करते हैं कि जी नहीं ये नहीं होनी चाहिए, तो उनके अपने दलाइल हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये लोगों को अब तक जो करोड़ों रुपए की रकम मिल चुकी है, अगर ये प्ली बार्गेन का कंसेप्ट ना होता तो हमारे मुल्क का कोई इदारा इस काबिल नहीं था कि ये लूटी हुई रकम इन लोगों को वापस दिला सकता। इस बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट के बाद एक और अहम तरीन स्टेटमेंट, इससे पहले के मुतासरीन की आपको जो उनके दिल की कैफियत है वो जाने। और मैंने जिस तरह कहा मामला सब्जेक्ट सेस नहीं, हम इस पे नहीं जाएंगे कि केस का आगे मुस्तकबिल क्या है, हम आपको ये बताएंगे जरूर कि मुतासरीन के दर्द दिल में क्या है, उनके साथ क्या गुजरी है, ये जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले नईम उल हक साहब, चूंकि खान साहब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब के बड़े करीब हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जब एहतजाज हो रहा था वहां पर, और जब ये मुतासरीन खान साहब की आमद के ऊपर एहतजाज करके बैठे हुए थे, तो नईम उल हक साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी, इससे पहले के मुतासरीन पर रिस्पॉन्स दें। लेट्स हियर दिस कि उनकी तरफ से क्या कहा गया था। अभी मुझे वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की है कि ईडन के मुतासरीन को जाकर यकीन दिलाऊं कि हुकूमत के साथ खड़ी है, तो लूट कर खा गए और मुल्क से बाहर निकाल चले गए हैं, हम उनको वापस लेकर आएंगे। और यहाँ पर जितने भी हुकूमती महकमे हैं और नैब के साथ मिलकर जल्द अज जल्द ये जो आपका नुकसान हुआ है इसको पूरा करेंगे। ये हमारा फर्ज है, आपने हमें वोट देकर मुंतखब किया है, अब ये हमारा फर्ज है कि हम आपके मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। मीटिंग के लिए भी और मैंने अभी मैं ईडन के मुतासरीन का एक मिनट ईडन के मुतासरीन को मैं इस्लामाबाद दावत दे रहा हूँ कि वो 26 को आ जाए, बुध के रोज आ जाए। ठीक है सर। और मैं खुद उनके नैब का ताल्लुक हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हो, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको लेके चलूंगा और फौरी तौर पर जो कुछ भी होता है आपके मसाइल के हल करने के सिलसिले में वो कदम मैं उठाऊंगा और आपके साथ मिलकर उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाते। इस प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जैगम खान साहब, सीनियर कॉलम निगार हैं साहब, लिखते हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं अहम तरीन मामला पे। आपका कॉलम बड़े शौक से मैं खुद भी और लोग पढ़ते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, हमें सादत मुजफ्फर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, नैब कवानीन के मुशीर भी रहे नैब के इससे पहले कानूनी तौर पर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू स्काइप, हमारे साथ हैं। फिर लाहौर स्टूडियोज में मैं आपको बताऊं हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इस वक्त दो, हमारे साथ फरजाना एजाज साहब मौजूद हैं और उनके साथ रमीज राजा साहब मौजूद हैं, और ईडन इफेक्टिव्स कमेटी के भी आप मेंबर हैं, तो आप दोनों मुतासरीन को भी खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम में। और पहले रमीज राजा साहब, आपकी मुलाकात हो गई खान साहब से, नहीं हुई? क्या कोई ग्रुप बंदी आप लोगों में किसी और ग्रुप ने मुलाकात कर ली है या किसी की मुलाकात नहीं हुई है? नईम उल हक साहब ने जो वादा किया था 26 तारीख का, तो किधर स्टेटस है आपका? क्या आपका मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या हुआ रमीज राजा साहब? इस टाइम जितने भी ईडन के ग्रुप हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हम सब का मुतालबा सिर्फ एक ही है, और अभी तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। खान साहब के नईम उल हक साहब हमें वादा करके गए थे कि 26 तारीख को हम आपको बुलाएंगे, हमें अपना नंबर दे के गए। उसके बाद हम मुतवातर इनके साथ रब्ता रखा, रोज़ाना कॉल करते थे, एक तो ये कॉल ही नहीं उठाते, अगर कॉल उठा भी लेते तो हमें यही कहा जाता कि आज नहीं कल आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, आज नहीं कल करवा दी जाएगी। वो कल आज तक नहीं आई। ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी और ग्रुप की मुलाकात करवा दी? क्योंकि नैब के जराए हमें बताते हैं कि आप लोगों के अंदर ग्रुप बंदी है, एक ग्रुप जो एहतजाज करने लगता है जब एक ग्रुप से बात हो रही होती है, फिर दूसरा ग्रुप एहतजाज करने लगता है, और 2-3 नहीं बल्कि 4-5 ग्रुप बन चुके हैं आपके इफेक्टिव्स के, और वो अलग अलग अपनी अपनी इस वक्त जो है एहतजाजी अमली इख्तियार किए हुए हैं। क्या दुरुस्त है ये बात? नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं रमीज साहब? आपके साथ जो ईडन इफेक्टिव्स कमेटी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कितने मेंबरान हैं आपके साथ इस वक्त? हमारे साथ 2500 के करीब मेंबरान जो है ना वो हमारे साथ अटैच हैं। अच्छा। और तकरीबन हम कोई 15 के करीब हमारे जो है ना वो ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पे हम जो है ना वो काम कर रहे हैं इस टाइम मुतासरीन के लिए।
और हमारा यही मुतालबा है कि ये जो प्ली बार्गिन करने जा रहे हैं तो ये मुतासरीन इसको नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। अपना ही पैसा 10 साल पहले दिया गया, आज 3 साल की किस्तों में कैसे वापस लेंगे? जिसने 10 साल पहले 8 लाख रुपया दिया वो आज 10 साल बाद 8 लाख में कहाँ से 5 मरले का प्लॉट लेगा? और ये हमारी भरपूर मुतालबा है नैब से कि इनसे हमें प्लॉट ही लेके दिए जाएं। इनके पास जगह बहुत है, ये प्लॉट दे सकते हैं, ये हमारे ज़राए हमें बताते हैं और हमारी जो बातचीत हुई है इनके पास जगह बहुत है, ये प्लॉट दे सकते हैं और हम प्लॉट ही लेंगे। इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। 2,500 मेंबरान उनका मुतालबा है। फरजाना एजाज साहब, आप इस ग्रुप में हैं, आप अलग ग्रुप में हैं या आप इंडिविजुअली इस पर हैं? इस पर एज एन इंडिविजुअल आपके पैसे इस पर फंसे हुए हैं इसमें, स्कीम में? फरजाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ये सारे हमारे ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और मैं इनके साथ ही हूँ। तो मैं भी यही कहूँगी जो मेरे साथी ये रमीज साहब कह रहे हैं, वो हमें ये नहीं चाहिए किस्तों में हम पैसे लें वापस। इतने सालों से हम ख्वार हो रहे हैं, दरबदार हो रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ बात मीडिया कोशिश करता है। नैब के साथ आपके मुज़ाकरात होते हैं तो कोई एक ग्रुप ऐसा भी है जो एहतजाज में चला जाता है? यानी एक ग्रुप मुज़ाकरात कर रहा होता है, एक एहतजाज में चला जाता है, ये ग्रुप बंदी तो है? ये तो हमने देखा है ना कि इकट्ठे होते हैं हमारे ग्रुप्स। जी नहीं, ग्रुप सारे इकट्ठे होते हैं। जब एहतजाज होता है तो सारे ग्रुप्स एक होते हैं। अच्छा, आपका भी यही मुतालबा है कि आपको पैसे नहीं, आपको यानी पैसे 8 लाख नहीं बल्कि ज्यादा चाहिए या प्लॉट चाहिए? पैसे नहीं, हमें प्लॉट ही दे। बेघर लोग हैं, किरायों के घरों पे हम लोग रहते हैं बेशुमार। आपको क्या पता हो, क्या अंदाजा हो लोगों की तकलीफों का? आए तो सही। इमरान खान साहब को हम कहते हैं, ये इजाजुल हक साहब ने जो बात की है वो वादा करके गए हैं, चेयरमैन नैब ने वादा किया है, लेकिन वो वादा कोई एक तो पूरा करके दिखाएं हमें। सही। अच्छा, ये अहम तरीन जो आपको प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन हम दिखा रहे हैं नाज़रीन, इसमें एप्लीकेशन के अंदर जिन प्लॉट्स का जिक्र है जो वो कहते हैं कि बेच के पैसा आ जाएंगे, मैंने जिसका जिक्र किया ईडन लेन विलास पिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, फिर इसके अलावा उनका अपना घर भी है अमजद हाउस, और फिर 4 कनाल उनके मुस्तफा अमजद के नाम पर एक प्लॉट है, ईडन आबाद ओपन लैंड पॉकेट है 8 कनाल की, और फिर उसके अलावा और जो अहम तरीन जमीन है जिसमें काफी जिक्र है इस पर इनके ईडन विलास का, और इसके साथ लाहौर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका जिक्र है। तो सादा मुजफ्फर साहब ये कहते हैं 20 अरब के इनके नेट एसेट्स हैं, 500 मिलियन वापस करेंगे। हमने सुना है बात यहां रुकी हुई है कि आप जो डाउन पेमेंट है, ये जो 50 करोड़ आप दे रहे हैं ये बढ़ाएं, ये 50 करोड़ की बात नहीं, आप ज्यादा दें इस पर डाउन पेमेंट। और वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है 50 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते। मुजफ्फर साहब आपको क्या लगता है? और ये आप मुतासिरीन को सुन रहे हैं जो 2 यहां पर हैं, वो कहते हैं हमें तो प्लॉट चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो ये क्या मुजफ्फर साहब, इसका डेडलॉक का क्या हल होता है आपकी नजर में? नहीं जी, आवाज मुझे नहीं आ रही मुजफ्फर साहब की। मुजफ्फर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है जिस पर? नहीं जी, आवाज नहीं आती। हम जितनी देर में इनका कनेक्शन जो है वो रीस्टैब्लिश करते हैं, और ये माहिर कानून है नैब के, तो हम हमें बताएंगे इस बारे में। ज़ैनब खान साहब, आपने सुने वादे जो इस्लाम साहब ने इनसे किए हैं, उन वादों की बुनियाद के ऊपर आपको लगता है कि ये तो बड़ा जल्दी मसला हल हो जाना चाहिए था? मुतासिरीन कह रहे हैं मुलाकात ही तहाल नहीं हुई, फोन नंबर उठा नहीं रहे। आपने आर्टिकल्स में बड़ा लिखते हैं जी इस वक्त रियल एस्टेट माफिया का जो सियासी जमातों बैठ गई आगे। ये ईडन ग्रुप के बारे में आपका क्या ख्याल है ज़ैनब साहब? जी बिल्कुल, ये उसी माफिया का हिस्सा है। आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के साथ इनके कनेक्शंस हैं। ना सिर्फ ज़ाती दोस्ताना मरासिम है बल्कि ख़ानदानी मरासिम है, रिश्तेदारियां हैं। तो पाकिस्तान में किस तरह का एक एलीट क्रिएट हो चुका है जिसका क्राइम के साथ, जिस तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ, ऐसे बिजनेस के साथ ताल्लुक़ है जो रियासत के मदद की वजह से पल रहा है और बढ़ रहा है, और जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ईडन का भी जाहिर है, आपको मालूम है अमजद साहब के जो साहिबजादे हैं वो एक साबिका चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं, तो इनकी जो असर रसूख है, जिनका ताल्लुक़ है वो आपके सामने है। और इस वक्त नैब के पास है, लगता यही है कि प्ली बार्गेन पे बात हो जाएगी। लेकिन आप देखिए बदकिस्मती ये है कि ये अगर एक जो हाउसिंग सोसाइटी है इसके मुतासरीन की कुछ ना कुछ अश्कशुई अगर हो भी जाती है, तो क्या जो पाकिस्तान का बड़ा मसला है, जो लाखों लोग इस तरह की सोसाइटीज़ के हाथों तंग हैं और ख्वार हैं, क्या उन सब का मसला हल हो जाएगा? हमें इसको देखना है कि ये जो पूरा मॉडल है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, ये क्या है और पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस कानून के तहत बनती है वो क्या कानून है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 का।
उसके तहत ये हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं जो कानूनी तौर पर मेंबर बनाते हैं। अगर आप कानूनी शक्ल देखें तो ये जो सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं ये मालिक हैं उस सोसाइटी के, और इन्होंने वो सोसाइटी बनाई है, यानी कानूनी तौर पर इन लोगों ने मिलकर वो सोसाइटी बनाई है। कितना बड़ा मजाक है जो लोग अपने बेचारे चंद लाखों के लिए ख्वार हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो अरबपति हैं जो कानून की दस्तरस से बाहर हैं। इसमें मैं समझता हूं कि 3 तरह से हमें देखना होगा कि ये सोसाइटीज़ हमारे शहरियों के साथ क्या कर रही हैं, ये सोसाइटीज़ हमारे शहरों के साथ क्या कर रही हैं, और ये सोसाइटीज़ हमारी मईशत के साथ क्या कर रही हैं। और फिर आपको कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स करनी होगी इस मॉडल को तब्दील करने के लिए, और इसको सियासी असर रसूख से भी अलग करना होगा। अगर आप शहरियों की तरफ देखें तो एक तो ये शहरी हैं जिन्होंने ख़रीदा है और जिनके साथ ये हाथ हो गया है, साल हर साल तक जिनको कब्ज़ा नहीं मिलता। और आप ये भी देखिए कि दूसरी तरफ वो गरीब शहरी भी हैं, गरीब देहाती गांव वाले जिनसे ये ज़मीन हथियाई गई है, जिनसे औने पौने ली जाती है, जिनके साथ लैंड माफिया लैंड ग्रैबिंग करता है, धमकाता है, पुलिस की मदद से, बदमाशों की मदद से औने पौने ज़मीन खरीदता है, फिर साथ ही साथ रियासत की ज़मीन भी हथियाता है। आपके सामने वो स्कैंडल भी सामने है कि जहां पे जंगलात की ज़मीनें इन्होंने हथियाई हैं, रियासती जो हमारे सियासतदान हैं और ब्यूरोक्रेट हैं उनकी मदद के साथ वो ज़मीनें हथियाई हैं जो इंतहाई गरीब लोगों के लिए रखी गई थी कि उनको घर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि हमारे शहरों के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे शहरों में, लाहौर जैसे शहरों में जहां दुनिया के किसी भी जदीद शहर की तरह अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बननी चाहिए, हम सबको अपार्टमेंट्स में रहना चाहिए बजाय इसके कि ये स्क्रॉल क्रिएट हो। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। आप बड़ी अहम बात आपने की है इस वक्त, और आपने बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज का जिक्र किया। यकीनी तौर पर आज भी जंगलात की 18,000 एकड़ जमीन का, और आपको ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि जो गिरफ्तार हुए डॉक्टर अमजद के बेटे, उनको यहां लाने के लिए बार बार किन खुतूत का तबादला, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, और एक BMW गाड़ी जिसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट ने FIR दर्ज करी है ईडन के मालिक के खिलाफ, वो FIR भी आज आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आज कर रहे हैं बेनकाब ईडन हाउसिंग के हवाले से। आपको वो एप्लीकेशन हमने दिखाई है जो प्ली बार्गेन के लिए ईडन के मालिक की तरफ से दी गई आगे, और इस एप्लीकेशन में उन्होंने दर्ज किया कि उनके कितने असासे हैं, उनके कितने उनको आउटफ्लोज इन पे पेबल हैं, कितने एक्सपेक्टेड इनफ्लोज हैं, और कितनी रकम उनके पास है कि वो ईडन के मुतासिरीन को वापस कर सकते हैं, और किस तरीके से क्या स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स होगा, ये भी इस दरख्वास्त में शामिल है, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए एडवांस और इसके अलावा बकिया रकम 3 साल के अरसे के दौरान देने का वादा किया है। और उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वो इस पर अरेंज नहीं कर सकते। मैं एक अहम बात पर इस एप्लीकेशन के आऊं उससे पहले, जो मुतासरीन जो तवातुर के साथ सड़कों पर आकर एहतजाज करते रहे हैं, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, दीगर मुतालिका अथॉरिटीज से बार बार, एक बार नहीं, अभी का एहतजाज नहीं, कई बार का हमने जमा किया उनके वर्कस्पॉट, उनके जो कमेंट्स हैं लोगों के, आपको सुनाने के लिए कि वो क्या कहते रहे, उनकी क्या अपील रही है इस वक्त तमाम मुताल्लिका इदारों से। लेट्स हियर दिस आल्सो। अपनी हक लाल की कमाई से किस्तें दी हैं, उनके पैसे इन्होंने दबा लिए। हुकूमत कुछ नहीं देख रही, ये इसलिए जहाँ जाते हैं, यहाँ एक दफा कोई लोग गए तो कहते हैं कि अगर आपके पास एक वकील है, हमारे पास 300 वकील है। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साकिब निसार से ये इल्तिजा है, काइंडली वो सो मोटो एक्शन लें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ईडन को पकड़ा जाए, इनके तमाम फरासात से फ्रीज करके हमें विद इन अ मंथ हमें तमाम पैसे वापस दिलवाए जाएं। और ये जो हमें 31 मार्च का टाइम फ्रेम दिया था नैब ने, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जिस प्ली बार्गेन एप्लीकेशन को हम दिखा रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट की बात है, ये आपको बताते चले कि नैब की कोशिश, नैब की काविश, नैब ये चाहती है कि ये 50 करोड़ से अमाउंट बढ़े। ये 50 करोड़ ना काफी है और इसी वजह से ये मामला रुका हुआ है। इसमें नैब जो है इस पर मुसलसल इस कोशिश में है कि ये मामला 50 करोड़ से आगे बढ़े ताकि जो मुतासरीन है उनको रकम दी जा सके।
अब एक और अहम बात आपको हम इससे पहले के मैं दिखाऊं एक बड़े इंपॉर्टेंट लेटर की तरफ, इस एप्लीकेशन के अंदर जिक्र है जी कि किस वजह से ईडन की हाउसिंग सोसाइटी कंप्लीट नहीं हो सकी। यानी डॉक्टर अमजद की तरफ से कहा गया इस एप्लीकेशन में कि दैट ऑल्दो द डिलेज वाज कॉज्ड ड्यू टू सर्टेन कंपेलिंग फैक्टर्स बियॉन्ड द रीजनेबल कंट्रोल ऑफ द कंपनी, स्पेशली द रिंग रोड प्रोजेक्ट एंड रिजल्टेंट forced acquisition of part of the project land by the government and notification of certain prime areas by the government for its own projects like LDS city। यानी हुकूमत ने जमीन पर कब्जा किया, ये उनकी साइड है। तो जो मुतासिन है जैसे रमीज आया साहब, ये कहते हैं हम तो हमारी जमीनों पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया LDS सिटी बनाने के लिए, इसलिए हम मंसूबा कंप्लीट नहीं कर सके। आपको ये जस्टिफिकेशन, ये जवाब, ये जवाज कैसा लगता है रमीज आया साहब? ये तो हम सुन के थक गए हैं। जब से हम इनके पास किस्तें जमा करवा रहे हैं, हमें यही कहा जाता था रिंग रोड बन रहा है जिसकी वजह से सोसाइटी कंप्लीट नहीं हो रही। आज रिंग रोड बन के कहाँ चला गया, लेकिन सोसाइटी वहाँ की वहाँ ही है, अप्रूवल भी नहीं ली जा रही उसकी। और ये तो हमें तबका कहा जा रहा है। अगर इनकी ज़मीन उधर DHA सिटी या LDS सिटी के अंदर आई है तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि हमें उधर डेवलप करके सोसाइटी हम मुतासरीन को ही दी जाए, इनको उसकी पेमेंट ना की जाए, वहाँ पे सोसाइटी डेवलप की जाए और मुतासरीन को उनके प्लॉट दिए जाएं। अच्छा, तो आपके नजदीक अगर हुकूमत ने किया तो फिर हुकूमत सही करे इस मसले को, आप हुकूमत ने कब्जा किया जमीन के ऊपर तो, लेकिन ये आपका फजाना साहब इस पे क्या कहना है? ये जो ये कहती हैं आपका क्या यही ओपिनियन है इस वक्त कि ये जो हमारी जमीन पे उल्टा हुकूमत ने कब्जा कर लिया इसलिए हमारा प्रोजेक्ट डिले का शिकार हुआ? आपके ख्याल में ये बात कितनी जस्टिफाइड है? जी पता नहीं, अब ये कोई कुछ बताएगा, वो कोई कुछ, लेकिन हमें तो नुकसान तो मुतासरीन को ही हो रहा है ना, तो हमारा नुकसान पूरा होना चाहिए ना। हमें ज़मीनें दें, जैसे भी करें, कुछ तो ख्याल करे, हुकूमत करे, ईडन वाले करें, और ये जो वादे करते हैं नैब के चेयरमैन वो भी करें। और चीफ जस्टिस साहब से हमने कई दफ़ा दरख्वास्त की है कि वो, अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चेयरमैन नैब ने जो हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में कहा है वो आपको सुना देते हैं, फिर जैगम साहब की तरफ भी हम आएंगे कि चेयरमैन नैब की तरफ से हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में क्या बयान दिया गया था इससे पहले और किस अज़म का इजहार उनकी जानिब से किया गया है। ये केस जहां अब तक पहुंच चुका है तो उनका अज़म क्या है और वो क्या कहते रहे हैं इस बारे में, लेट्स हियर दिस आल्सो। आखिरी इनिंग में खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यादगार इनिंग रहे। कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन ज़रूर लिया और वो भी जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप दुनिया के किसी गोशे में भी चले जाएं, नैब आपका पीछा करेगा और नैब आपको वापस लाएगा और लोगों की जो लूटी हुई दौलत है वो उन लोगों तक पहुँचाई जाएगी। अब चेयरमैन नैब और नैब तो इस वक्त चाह रही है जी कि मामला जो है वो मामला मंतकी अंजाम तक दुरुस्त अंदाज में पहुंचे, रकम मिल जाए इस वक्त आगे और ये मामला इस वक्त अपने पास ही ये मामला हल हो, इन मुतासिरीन को पैसे मिले। लेकिन जैगम साहब मैं आपको दो लेटर्स और दिखाना चाहता हूं, एक 7 नवंबर 2018 का और एक 14 दिसंबर 2018 का, जो नैब की तरफ से एक जो खत है 7 नवंबर का वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखा गया और एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा गया। और दोनों खतूत में, एक में जैसे एक्सट्रेडिशन ऑफ मिस्टर मुर्तजा अमजद जिक्र है जी के काइंडली अप्रोच द पाकिस्तान मिशन एट यूएई फॉर एक्सपेडाइटिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेडिशन ऑफ अक्यूज मिस्टर मुर्तजा अमजद विद इंटरपोल यूएई। और फिर से भी 14 दिसंबर को ये रिक्वेस्ट की गई कि जी प्लीज अपडेट अस अबाउट द प्रोग्रेस मेड, लेटेस्ट पोजीशन इन द सब्जेक्ट केस। अब ये गिरफ्तारी जो इनके बेटे की हुई थी इसको कई माह हो चुके हैं, नैब कोशिशें कर रहा है इस वक्त इनको रिट्रीव लाने की। इतना ही उम्र अरसा लगता है वापस लाने में किसी मुलजिम को वहां से, या ये अरसा कुछ ज्यादा लग रहा है और मौजूदा हुकूमत जो है उसकी तरह से डिले है? क्या आपको लगता है जैगम खान साहब? मुझे वाज़े तौर पर लग रहा है कि हुकूमत खुद इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है और कुछ सीरियस नहीं है। आप ये देखिए कि ये मुर्तज़ा साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है ये फवाद चौधरी साहब ने खुद अनाउंस किया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। मुर्तज़ा साहब को FIA ने गिरफ्तार किया दुबई से और अब उनको वापस लाने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो इतने महीने हो गए, अगर उनको FIA ने वहाँ गिरफ्तार किया या इंटरपोल के ज़रिए किया या दुबई की पुलिस के ज़रिए किया तो वहाँ पे तो हमारी एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है जिसके साथ मुसलसल मुजरिमान का तबादला होता रहता है जी। आप देखते हैं कि इससे छोटे दर्जे के भी जो मुल्ज़िमान हैं उनको दुबई से पकड़ कर लाया जाता है। UAE की हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान की हुकूमत के साथ
ताउन करती है। तो ये समझ नहीं आता कि एक ऐसे मुल्जिम जिसके बारे में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद कहा था कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो क्या मुश्किल है? मतलब ये तो बिल्कुल एक नाकाबिले फहम बात है कि आप इन सब को वापस नहीं ला सकते जब आपके पास इतने सबूत मौजूद हैं, इतने सीरियस केसेस हैं। चेयरमैन नैब साहब ने कहा था कि 11,000 शिकायतें उनके पास इस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मौजूद हैं। नैब उस पर कार्रवाई कर रहा है, मेरे ख्याल में पुलिस में भी बहुत सारे केसेस होंगे। तो बिल्कुल ये नाकाबिले फहम बात है कि हुकूमत संजीदा हो। एक दोस्त मुल्क में मौजूद हैं, वो ये कहते हैं गिरफ्तार कर चुके हैं और फिर उसको वापस भी नहीं ला रहे। एग्जैक्टली और ये इसी बात पे सादा मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादा साहब, आपकी नज़र में, कानून की नज़र में आप देखें तो ये नैब कोशिश कर रही है कि 50 करोड़ से ज़्यादा आ जाए, बात मुतासरीन जो है उनको भरपूर तरीके से पैसा मिल सके। मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं और उनका भी हक है इस वक्त एहतजाज करने का, उनको पैसे जब तक नहीं मिलेंगे और वो कहते हैं हमें प्लॉट दें इस वक्त, हम क्यों उस रकम को ले। तो इस डेडलॉक का हल क्या है मुजफ्फर साहब, कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी सफियान भाई, शुक्रिया जी। एक तो मैं माजरत खाऊं, मेरे वो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं अब आपको जो प्ली बार्गेन का प्रोसेस है उसके बारे में मैं जनाब को बताना चाहूंगा कि व्हाट इज अ प्रोसेस। कि ये तो भी एक ऑफर आई है मुल्जिमान की तरफ से, इसको अभी नैब असेस करेगा। नैब का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी बाकायदा GIT टीम होती है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट बैठा होता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और एक लीगल कंसल्टेंट होता है जो कानून का माहिर होता है। ये तो सॉफ्टवेयर को एनालाइज किया जाएगा कि क्या ये 50 करोड़, इनके ऊपर इल्जाम तो 13 बिलियन का है, तो 50 करोड़ पे तो आज देने को तैयार हैं। देखना ये पड़ेगा कि इसकी जो बाकी रकूम है क्या वो ये दे सकते हैं। और जो ये कह रहे हैं ये तो बड़ी फ्रिवलस किस्म की ऑफर है जिसमें वो कहते हैं जी कि हम अपने प्लॉट्स बेचेंगे और फिर हम देंगे। और जिस तरह मुतासरीन का भी एक बिल्कुल जायज मुतालबा है कि उनको इतने अरसे बाद अगर कुछ मिल भी रहा है तो वही रकम मिल रही है जो उन्होंने दी, जो कि आज इसको एक अरसा गुजर चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको नैब इतनी आसानी से नहीं इसको आगे पास ऑन करेगा कोर्ट को। अच्छा, याद रहे कि अभी जो है वो प्ली बार्गेन जो है वो कोर्ट ने अप्रूव करनी है। सर, नैब आसानी से पास नहीं करेगा कोर्ट में, तो मैं मतलब ये जानना चाहता हूं कि नैब के लिए कितना आसान था कि इस केस को हाथ ही ना डाले और इसको रेफर कोर्ट को कर दे, या जी मुतासिरों के आप कोर्ट में जाएं, आप हमारे पास ना आए, हमारे पास ऑलरेडी बड़े केसेस इस वक्त हैं। तो नैब कैन डू दिस, ये ऑप्शन है नैब के पास ही नहीं, आप कह रहे हैं कि मतलब, लेकिन किया नहीं नैब ने। असल में जी सफियान भाई, कोर्ट के पास नैब की जो नैब अप्रूव करता है वही चीज जाती है कि कानून नैब ऑर्डिनेंस के अंदर है। अच्छा। कि पहले नैब का जो चेयरमैन है या DG वो इसको अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ये कोर्ट के अप्रूवल के लिए पेश होगा। तो जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इसको नए सिरे से सारा एनालाइज करती है, देखती है कि क्या इन्होंने जो लाइबिलिटी कैलकुलेट की है ये दुरुस्त की है। कोर्ट पे रबर स्टैंप नहीं है काउंटी कोर्ट के, वो इसको एकदम जो कहा चेयरमैन है या DG ने वो मान लिया। तो मुतासरीन इस चीज के ऊपर बिल्कुल मुतमईन रहे कि ये दो फोरम्स हैं जिसने इस ऑफर को देखना है। बाकी मैं ये समझता हूं कि ये जो केसेस होते हैं जहां पे चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का ऑफेंस होता है, जिस तरह इस केस में है ईडन के, इसका हल बेहतरीन नैब ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है कि जो मुतासरीन है उनको उनका पैसा मिला जाए और जो उन्होंने बेनिफिट्स डिराइव किए हैं उसके साथ उनको दिया जाए। तो ये तो एक अच्छा खूबसूरत कानून है और इसकी वजह से ही ये चेयरमैन साहब ने भी जो नैब के हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि प्ली बार्गेन ये चीजें खत्म होने से रिकवरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो नैब की अफादियत को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुतासिर देखें, आज ये 11,000 इफेक्टिव हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का। अच्छा, दो चीजें और हैं इस वक्त मुजफ्फर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कानूनी मुझे बताएं, क्योंकि इस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए, उनके बच्चों को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको जो उनके जो बच्चे हैं इस वक्त हैं उनका कारोबार में कोई इतना ज्यादा से नहीं है, उनका इस वक्त अपने जाती तौर पर से है, और उनकी तरफ से उनके ये भी लिखा है जी कि मेरे पास कैश इस वक्त कम है, मुझे ईडन आबाद जो है उसका अप्रूवल LDA से नैब करवा दे, उसको फैसिलिटेट कर दे मेरे लिए। तो क्या नैब कर सकता है ये सब कुछ कि LDA से उनका अप्रूवल दिलवा दे, उनको पाकिस्तान बुला ले और फिर वो आके प्रॉपर्टीज बेच सके ताकि फैसिलिटेट कर सके? तो नैब को करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस एप्लीकेशन पे आपकी नजर? नहीं, देखिए नैब कभी भी पार्टी नहीं बनता, ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं नैब में रहा हूँ 6 साल, मैंने खिदमत की 5 साल पूरे, तो मैंने तब ऐसी चीजें कि नैब बिकम्स अ पार्टी। लेकिन जहां पे ये अब देखें ना, ये 11,000 फैक्ट्रीज है, इनका हमने फ्यूचर भी देखना होता है। जो कोर्ट्स होती हैं, जो वकला हज़ार अब हम लोग हैं, तो ये इस टाइम जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, जो ये अरेंजमेंट चाह रहे हैं वो अदालत के पास होगा, और इसको जब लेके जाएगी अदालत में
तो अदालत अप्रूव करेगा, फिर ये एलडीए में ये कहा जा सकता है। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं कि वहां से उनके लोगों को आने दिया जाए और वो ताकि इसको एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, तो ये सारे प्रोज एंड कॉन जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है रीजनल और जो आपका चेयरमैन नैब के पास एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो ये देखता है कि क्या ये तो इन कंडीशंस लगाई जा रही हैं ये दुरुस्त है और क्या ये जरूरी है कि इसके साथ ही रहेगा कि ये तो आपने कानूनी मामला जो है इस पर सुलझाए। एक खत मैं आपके सामने रखता हूं जो कि चेयरमैन नैब को लिखा गया था, और ये लिखा गया था 22 जून 2018 को, और ये लिखा गया था वजीर इत्तला जो इस वक्त के हैं जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से। और इस खत में लिखा गया था कि ईडन हाउसिंग में अरबों रुपए के फ्रॉड मुलविस इफ्तिखार चौधरी और एले खाना के खिलाफ कार्रवाई की अपील। और उसमें लिखा गया कि यकीनन आइन की बादशाही और कानून के यकसा निफाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपसे इल्तमास है कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें। मुल्क की तारीख के इस बड़े स्कैंडल में मुलविस अफराद का मुल्क की मईशत के बजाय कि जुर्म संगीनी के एतबार से मुहासबा करें। इसमें यह भी लिखा गया कि इन अफराद के खिलाफ अब तक किसी किस्म की कार्रवाई अमल में ना लाया जाना एक इंतहाई तशवीश का बाइस बात है और ईडन हाउसिंग के इन सैकड़ों मुतासरीन के साथ जुल्म के मुतरादिफ है जिनकी जमा पूंजी पर इस बासर टोले के हाथ साफ किए गए। जैगम खान साहब, ये तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो अब है उनका खत है जून 2018 का। जैगम खान साहब, आप अभी कह रहे थे हुकूमत संजीदा नहीं है, आने से पहले तो संजीदा थी बड़ी हुकूमत में आने से पहले। जी, आने से पहले बिल्कुल संजीदा थी और आने के बाद भी उन्होंने अनाउंस किया था कि गिरफ्तार कर लिया गया है मुर्तज़ा साहब को। पहले भी वावेला कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी भी उन्होंने अनाउंस की। तो आखिर हुकूमत अगर संजीदा है तो फिर एक्शन नज़र क्यों नहीं आ रहा? फिर ये बेचारे जो मुतासरीन हैं क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? क्यों ये लाहौर में जो वज़ीर आज़म साहब की रिहाइश गाह है ज़ाती, वहाँ पर मुजाहरे करने पर मजबूर हैं? ये यहाँ आपके पास इस फोरम से आवाज़ें उठा रहे हैं। अगर इनकी दाद रसी हो गई होती या इनको दाद रसी का कुछ उम्मीद नजर आई होती तो आज इस तरह की गुफ्तगू ना कर रहे होते। तो जाहिर है कोई दाद रसी की सूरत नहीं है और इनके साथ ज्यादती भी इस तरह हुई है। अब तक की गुफ्तगू से यह बड़ा वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इस हाउसिंग सोसाइटी के पास सिरे से जमीन ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जो जमीन हमने लेनी थी वो एलडीए ने ले ली, इनकी जमीन कहीं किसी ने नहीं ली। इनकी ज़मीन कौन ले सकता है? इसका मतलब है जो ज़मीन ये हथियाना चाहते थे, जो इनका मंसूबा था, जिनसे बात चल रही थी, वो गांव और वो इलाके एलडीए के पास चले गए। अगर इनके पास ज़मीन नहीं थी तो फिर आखिर इन लोगों से 11,000 लोगों से इन्होंने पैसे क्यों लिए? एग्जैक्टली। अब देखिए, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि इसमें इस कानून का भी मसला है, जिस कानून के तहत ये हाउसिंग सोसाइटी ब्रेक। तो सर मैं इस कानून पे और मजीद इस बात को कंप्लीट करते हुए, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैंने जिस एफआईआर का जिक्र किया है कस्टम के हवाले से, एक बीएमडब्ल्यू, कौन सी बीएमडब्ल्यू, गाड़ी नंबर प्लेट, चेसिस नंबर, एफआईआर क्या हुई, क्यों दर्ज हुई, ये भी ईडन के हवाले से आपके सामने हकायक रखेंगे। नैब की रिकवरीज आपको दिखाएंगे इस साल नैब लाहौर ने कितनी रिकवरीज की हैं, और इसके बाद कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात ईसीएल के हवाले से भी आज प्रोग्राम में रखेंगे आपके सामने। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट केस रखते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ईडन के मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ईडन के मालिक के खिलाफ दर्ज की गई, टू बी वेरी प्रिसाइज। एफआईआर जिसको हम आपको दिखाते हैं, जिसको 18 एफआईआर नंबर 18/2018, और इस एफआईआर में जो इल्जाम है जी वो मोहम्मद अमजद साहब जो सीईओ हैं ईडन के, जो इस वक्त इस मुल्क में नहीं है, मफरूर हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्ली बार्गेन की एप्लीकेशंस दे रहे हैं। तो इन्होंने एक यूनिट ऑफ बीएमडब्ल्यू 750 LI राइट हैंड ड्राइव हाई सिक्योरिटी बेरिंग चेसिस नंबर WBALK 22000, ये नंबर है गाड़ी का, चेसिस नंबर, ये इंपोर्ट करी। और इस केस में जो अभी हालिया एफआईआर दर्ज हुई है, इस केस में कहा गया कि इन वेक ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट मोहम्मद अमजद, सीईओ ऑफ ईडन हाउसिंग, और इनका एड्रेस है आगे इस वक्त लाहौर, गुलबर्ग लाहौर का, गॉट द कंसाइनमेंट क्लियर्ड फॉर कस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ फेक, फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड इंपोर्ट ऑथराइजेशन NOC. Therefore, it is established that importer, namely Mohammad Amjad, or with collusion of their accomplices, cleared the vehicle on the basis of false, fake and fabricated NOC in violation of section 232 or 79, 192.
ये तमाम केसेस और कॉन्सिक्वेंट अपॉन अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द एफआईआर इज लॉन्च्ड अकॉर्डिंगली फॉर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। अब मेरा सवाल मुजफ्फर साहब आपसे है, ये तो एफआईआर दर्ज कर दी है, क्या ये नैप का केस नहीं है इस वक्त? आप अगर इन्होंने फोर्ज किए डॉक्यूमेंट्स, दिस इज ऑल्सो नैप केस मुजफ्फर साहब? ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये उसका नैप का भी मैटर में आ जाता है, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्टली, अनफेथफुली टेकिंग इलीगल बेनिफिट्स, ये सेक्शन 9 में तो आता है। लेकिन ये याद रहे कि मैं जिस तरह मेरी बात में मुकम्मल मैं करना चाह रहा हूँ अपनी पुरानी, कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि जी अगर कोई ऑफर आती है उसको बाकायदा एनालाइज किया जाता है दोनों फोरम्स के ऊपर, फिर कोर्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट फोरम होता है। तो ये जो मुतासरीन है, ये जब ये प्रेजेंट होगी प्ली बार्गेन, अगर ये नैप अप्रूव करता है अपने लेवल के ऊपर, तो जब ये होगी तो मुतासरीन जब कोर्ट में ये केस हियरिंग में जाएगा तो मुतासरीन के पास एम्पल टाइम होगा कि वो भी कोर्ट को अपने एतराजात जो है वो बता सके, ताकि कोर्ट इस चीज को देखे जी। तो इस तरह ये सफियान भाई ये प्रोसेस होता है। लेकिन ये जिस तरह ये जो हाउसिंग सोसाइटीज जो इतनी मशरूम ग्रोथ हुई है हमारे इस मुल्क में, तो आप देखें कि फॉर्मनाइट्स है, उसके बाद ईडन के साथ फिर एक और एलीट टाउन सोसाइटी है, इस तरह की कई सोसाइटीज हैं जहां पे मुतासरीन को कॉम्पनसेट भी किया गया है। और जो पैरामीटर्स रखे गए उनकी कॉम्पनसेशन में, मेरा ख्याल है डिस्क्रिमिनेशन ईडन वालों के साथ नहीं होनी चाहिए, उनको भी वही ही कॉम्पनसेशन देनी चाहिए। वहां पे भी उन्होंने इलीगल जो बेनिफिट ड्राइव किए हैं। ये बात मुतासरीन से मैं डायरेक्ट पूछूं, अगर रमीज आया साहब आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपको एक जाती तौर पे एक मशवरा अगर मैं दूं अगर, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग शायद आपको इल्म ना हो लेकिन आपकी सफों में शायद मौजूद हो, जो शायद ब्रोकर्स हो, क्या पता ईडन के अपने मालिकान के नुमाइंदे हो जो आपकी सफों में घुस गए हो और जो नैब के साथ आपके मामला खराब करना चाह रहे हो। क्योंकि नैब जिस तरह से कर रहा है कोशिशें, ये जितना अंदाजा हमें इस केस से मुतालिक, तो आपको उन सफों को, उन काली भेड़ों को निकालना चाहिए। दूसरा, अगर आप नैब से पॉजिटिवली अप्रोच करें, आपको नहीं लगता कि अब आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं आगे बढ़ने, आपका केस काफी आगे बढ़ चुका है? रमीज आया साहब, कुछ दिन से खबरों में भी चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस लिया हुआ है, लेकिन वो ईडन का केस नहीं है, वो डीएचए का केस है। ईडन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है जिसपे हमारे बहुत सारे तहफुजात हैं। हम पहले कह रहे हैं कि हमारा केस नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस पर नैब पे स्पेसिफिक बात मुझे बताएं कि आपको नैब से कोई शिकायत अभी है? नैब से इस केस में जो आपके लिए कोशिशें कर रहा है रिकवरी की, इस पर? जी नैब से बिल्कुल है। नैब ने अभी तक रेफरेंस दाखिल नहीं किया। 9 माह से ज्यादा तफ्तीश हो गई है इनकी, अभी तक इन्होंने रेफरेंस दाखिल नहीं किया। क्या ये इंतजार करते रहेंगे प्ली बार्गेन की, वो दरखास्तें देते रहे और ये देखते रहे? इनको रेफरेंस दाखिल करना चाहिए, अपनी कार्रवाई कंप्लीट करनी चाहिए। जो दुबई में गिरफ्तार है उसको पाकिस्तान लाना चाहिए, दूसरों को पाकिस्तान लाना चाहिए। सब अगर आपको पैसे मिल जाए, मिसाल के तौर पे अगर आपको पैसे या प्लॉट मिल जाए और अगर रेफरेंस से पहले मिल जाए, तो क्या ये ज्यादा बेहतर है या आप रेफरेंस के लिए इनको सजा दिलवाना चाहते हैं कि रेफरेंस हो फिर वो मामला चले? क्या आपको क्या ज्यादा बेहतर है? अगर पैसा ये आज की मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे देते हैं तो हमें मंजूर है, यकमुश्त दें, ताकि वो पैसा कहीं पे भी जाके कोई प्लॉट लेना, किसी ने कोई घर लेना है, वो क्या मार्केट वैल्यू? आपके 8 लाख रुपए जैसे आपने कितने रुपए लगाए थे इस पर? इसमें जी मेरा तो 20 लाख रुपया गया हुआ इनकी तरफ। कुछ लोगों का 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इनके एक ही प्रोजेक्ट को इनको 9 नामों में बेचा हुआ है। अच्छा। और हर एक की मालियत डिफरेंट है। कम से कम इनकी 8 लाख है और ज्यादा से ज्यादा ये 50 लाख तक चले जाते हैं। तो जिसकी आज फर्ज करें 8 लाख है, वो कहां से लेगा 5 मरले का प्लॉट? जिसने 5 मरले का 8 लाख में बुक करवाया वो कहां से लेगा? एक मरला नहीं आता लाहौर में आज 8 लाख का। तो कम से कम 3 गुना या 4 गुना पेमेंट दी जाए, वो कुछ पैसे खुद से जमा करके जाके कई जगह पे प्लॉट ले। आप देखें कि इधर लोगों ने जब पैसे इनको दिए हैं तो उन्होंने अपना प्लॉट लेने का जो ख्वाब है वो खत्म कर दिया था कि हमने घर बनाना है। उनको ये था हमें यहां से मिलेगा तो हम इसके ऊपर घर बना लेंगे, लेकिन आज देखें वो उधर भी नहीं मिल रहा और उनके पास कुछ भी नहीं है, पास भी उनके कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इनको दे चुके हैं वो। तो वो कहां जाएंगे अब लोग? ये 8 लाख लेके कहां जाएंगे? क्या करेंगे इनका? सही कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू उसकी नहीं है। एग्जैक्टली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूं नैब की तरफ से, तो यही डिमांड है, ये मार्केट वैल्यू दी जाए। ठीक है, अगर तो ये मार्केट वैल्यू नहीं देते तो इनको यहां लाया जाए, इनको सजा दी जाए। और इनकी जो 20 अरब की प्रॉपर्टी है ना, ये 50 अरब से ज्यादा की है, अभी ये अप्रूवल में नहीं है, एलडीए से अप्रूवल नहीं है। मिसाल के तौर पर नैब कोशिश कर रही है कि अभी आपको प्लॉट मिल जाए, और अगर प्लॉट ना मिले, ज्यादा की है रमी साहब, अगर नैब कोशिश कर रही है प्लॉट मिल जाए, प्लॉट ना मिले पैसा मिल जाए, तो पैसा मिले तो मार्केट वैल्यू मिले, ये मुतालबा एज सिंपल एज दैट। यही बात है ना, पहली प्रायोरिटी प्लॉट है,
दूसरी प्रायोरिटी पैसा हो तो मार्केट वैल्यू पे। यही मुतालबा, पहला मुतालबा हमारा प्लॉट है, दूसरा मुतालबा हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, मैं आपको जो जिक्र कर रहा हूं ना कि नैब क्यों नैब को बोल रहा हूं कि एतमाद रखें, मैं आपको नैब की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, नैब की रिकवरी रिपोर्ट। अब ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखाता हूं। और नैब लाहौर की बात हो रही है इस वक्त, पूरे नैब की बात नहीं कर रहा मैं। नैब लाहौर ने सिर्फ साल 2017 से लेकर अब तक टिल डेट 2018 अब जो है कि आखिर तक ये रिपोर्ट हमने हासिल की है, तो इनकी रिकवरीज है 4140 मिलियन रुपीस। 4140 मिलियन रुपीस की रिकवरीज हैं। तो ये जो पिछले 16 साल में नैब की रिकवरीज अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 885 मिलियन रुपीस की थी। अब वो 4140 मिलियन की एक साल में रिकवरी। अब ये आप कह सकते हैं कि या तो करप्शन मुल्क में ज्यादा हो गई है या फिर नैब ज्यादा अच्छा काम करने लगा है जो तेरे पैसे रिकवर करने लगा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस आपको दिखाते हुए प्रोग्राम से जा चाहेंगे, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा कि इस केस की प्रायोरिटी कितनी है। अगर आप लाहौर के इंपॉर्टेंट केसेस पे जाएं तो नंबर 1 प्रायोरिटी के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सी प्रायोरिटी होगी, लेकिन नंबर 1 पे जो लिस्ट में केस है वो है मैनेजमेंट ऑफ ईडन हाउसिंग एंड डेवलपर्स एंड अदर लाहौर, और ये केस है 13,000 मिलियन रुपीस का। अक्यूज का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमजद, और इस फहरिस्त के अंदर तकरीबन 22 केस है, 22, जिनकी टोटल मालियत 47,363 मिलियन रुपीस है। तो मैं सिर्फ ये फैक्ट्स आपके सामने रखकर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए कि आप इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपके सामने फिर हाजिर होंगे ईडन या इस जैसी और सोसाइटीज जहां लोगों के साथ फ्रॉड मुबैना तौर पर हुआ हम करते रहेंगे बेनकाब। हमारे साथ जुड़े रहिए।